ओके, तो जो एज डिवाइसेस हैं ये उनके बीच में कम्युनिकेशन ऑफर करता है. सो इंटरनेट इज एक्चुअली ये यू कैन से दैट इट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ऑफर्स कम्युनिकेशन सर्विसेज अमॉन्ग द एज डिवाइसेस. एंड नाउ जो एज डिवाइसेस हैं दैट रन्स वेरियस यूजर एप्लीकेशंस. ओके, सो नाउ ये जो यूजर एप्लीकेशंस हैं दे कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ ईच अदर इफ दे रन्स ऑन इंटरनेट. सो इंटरनेट एक एक्चुअली एक आप कह सकते हैं इट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ऑफर्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर्स रनिंग ओवर द एज डिवाइसेस. ओके, सो जो एज डिवाइसेस पे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बीच में इंटरनेट कम्युनिकेशन ऑफर करता है. नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि वो सॉफ्टवेयर्स क्या है, कैसे हैं, क्या काम करते हैं, ओके, और कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं. सो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, यूजर एप्लीकेशंस हैं, लाइक वेव सर्फिंग रिलेटेड एप्लीकेशन. सो यू कैन से दैट वेव. देन ईमेल सर्विसेज. ओके, दो वो एप्लीकेशंस हैं they want to transmit email from one email box to another email box. Then online games, e-commerce, file sharing, then आपके social networking services, peer to peer kind of services. So all these services actually are implemented over internet. And internet क्या करता है, इन सर्विसेज में जो भी सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन ऑफर करता है. ओके, तो ज़्यादातर केस में आपकी जो प्रोसेस हैं इंटरनेट में जो रन कर रही हैं वो दो आर्किटेक्चर पर ध्यान में रख के बनाई जाती हैं. एक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जिसके बारे में हम कुछ समय बाद बात करेंगे डिटेल में, और दूसरा आर्किटेक्चर है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. सो जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स होंगे दो आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं. ठीक है, नाउ ये जो सर्विसेज हैं ध्यान रखना है, दीज सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज. सो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज का मतलब है कि ये जो सर्विस है एक ही जगह पर नहीं है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं या जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं दे आर रनिंग एट डिफरेंट मशीन्स. एक सिंगल मशीन पर रन नहीं कर रहे हैं, दे आर रनिंग ऑन मल्टीपल मशीन्स ऑन इंटरनेट. सो दैट्स व्हाई दीज एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर. सो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट इज एक्चुअली ए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ऑफर्स or that facilitates communication between various distributed applications like World Wide Web, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट बोल सकते हैं आप, इंटरनेट रेडियो, इंटरनेट टेलीविज़न, गेम्स, ऑनलाइन गेम्स यू कैन से, देन ईमेलिंग सर्विसेज, फाइल शेयरिंग सर्विसेज, then online video streaming services and so on. So there are a lot of list of such applications that are facilitated by internet. ओके नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो कितने टाइप की होती हैं. सो ये जो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो वेरियस ऐप या एप्लीकेशंस को आप नाउडेज आप जानते हैं टर्मिनोलॉजी ऐप इस्तेमाल होती है एप्लीकेशंस के लिए. सो वी विल ऑल्सो यूज़ द टर्म ऐप ऑल्सो. सो जो इंटरनेट पर जो एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस को जो सर्विसेज मिल रही हैं वो वैराइटीज ऑफ सर्विसेज हो सकती हैं. सो लाइक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस हो सकती है. दैट मीन्स दो पार्टी जब कम्युनिकेट कर रही हैं तो पहले उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा. दूसरी काइंड ऑफ सर्विसेज हो सकती है कनेक्शन लेस सर्विस, जिसमें दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी पहले से एडवांस में कनेक्शन नहीं बनता है. एंड ये जो सर्विसेज हैं इनमें कई क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स अटैच्ड हो सकते हैं. दैट लाइक टाइमली डिलीवरी ऑफ डेटा इन ऑर्डरिंग फैशन. दैट मीन्स डेटा जो है ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ट्रांसमिट किया गया है उसी में डिलीवर होगा. रिलायबल डिलीवरी होगी, सिक्योर डिलीवरी हो सकती है. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज. हालांकि इंटरनेट ये सब सर्विसेज ऑफर नहीं करता है. इंटरनेट का काम सिर्फ कम्युनिकेशन सर्विस ऑफर करना है. लेकिन इंटरनेट एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिन पर आप इन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके तो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरनेट की सर्विसेज जो है उसे एक्सेस कैसे करेंगे एप्लीकेशन, और एज ए प्रोग्रामर आप उनके लिए एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे. तो इंटरनेट की सर्विसेज के लिए जो इंटरनेट है एक तरीके से वो आपको सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आप कह सकते हैं APIs ऑफर करता है.
एक यू कैन से दैट दीज आर द लाइब्रेरीज। ओके, सो एपीआई जो है सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप जिनके फंक्शंस को कॉल करके इंटरनेट की जो वेरियस सर्विसेज हैं आप उनको कॉल कर सकते हो और उनसे टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। ओके, तो जितने भी इंटरनेट पर एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं एपीआईज को, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को इस्तेमाल करके वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज जो है इंटरनेट पर डेवलप करते हैं। तो सपोज अगर आपके इन फ्यूचर आपके दिमाग में कोई एक नया एप्लीकेशन आता है जो इंटरनेट पर नहीं बना हुआ है, तो आप उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यू विल यूज सम एपीआई। आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरनेट की जो एपीआई हैं उनको आप एक्सेस करेंगे, कम्युनिकेशन एपीआई आप बोल सकते हैं ब्रीफ में। तो उन कम्युनिकेशन एपीआईज को आप एक्सेस करके अपने एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेशन है आपके वो क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज़र को क्या देगा। रिलायबल डिलीवरी होगी, टाइमली डिलीवरी होगी, ऑर्डरली डिलीवरी होगी, या फिर बेस्ट एफर्ट डिलीवरी आप ऑफर करेंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ द सर्विस पैकेज यू विल डेवलप, वो एज ए प्रोग्रामर आपको डिसाइड करना है। और इसमें आप अपने मन से डिसाइड नहीं करेंगे, यू विल फॉलो सम लॉजिक। तो उसके केस में जो टारगेट आपके यूजर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप वेरियस सर्विसेज जो है इम्प्लीमेंट करोगे। सो दिस इज ए सर्विस ओरिएंटेड व्यू ऑफ द इंटरनेट। नाउ हाँ हाँ बताओ सर। हम लोग अपना एपीआई लिख के उसको कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में? मे बी आप अपनी एपीआई बना सकते हैं। हम लोग अपनी एपीआई बना सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। ओके, लेकिन आपकी हाँ हाँ सिंपली जावास्क्रिप्ट में हम लोग एपीआई लिखते हैं। हाँ, कई एपीआई जो ओबियसली किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई होंगे। हाँ, ओबियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होंगे। तो आपने देखा है सी में जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग आप करते हैं, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए जो एपीआईज हैं वही तो एपीआई हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट एप्लीकेशन बनाते हो। या जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है जनरली वही एपीआईज हैं जिनकी मदद से आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो। तो हर लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से वो एपीआईज डेवलप की गई हैं। तो उसके लिए अगर आपको उस लेवल की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग एक्चुअली करना पड़ेगी, है ना, जिसमें हार्डवेयर से कैसे काम लेना है, राउटर से वेरियस टास्क कैसे परफॉर्म करवाना है, लिंक्स को कैसे मैनेज करना है, लिंक्स को कैसे यूज करना है, डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। एपीआईज में इन्हीं के लिए होगा। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ एपीआईज आपको ऑफर करती है। वी विल टॉक अबाउट देम, बहुत डिटेल में नहीं बट इन ब्रीफ वी विल टॉक अबाउट देम। ओके सर। हो सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। तो जो ओबियसली ये जो एपीआईज है, नाउ इंटरनेट पे भी जो कम्युनिकेशन है होता है, उसके कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आपको वो प्रोटोकॉल्स जो है ना फॉलो करना पड़ेंगे। तो जनरली वो प्रोटोकॉल्स के इम्प्लीमेंटेशन आपको एपीआईज ऑफर करती हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आपको एचटीटीपी इस्तेमाल करना है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको एचटीटीपी एपीआईज अवेलेबल है। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन, हाँ हाँ बोलो सर। एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो HTTP एक्चुअली एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज ऑफर करता है। और HTTPS में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि HTTP में जो है हम सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। दैट मीन्स जो ट्रैफिक है हम उसको सिक्योर करते हैं। एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है हम उसे सिक्योर कर देते हैं इंक्रिप्शन के थ्रू। तो उसमें इंक्रिप्शन रिलेटेड सर्विसेज ऐड हो जाती हैं HTTP के टॉप पर, बस। तो वो HTTPS हो जाता है। तो जनरली हम उसमें SSL TLS प्रोटोकॉल ऐड कर देते हैं। तो आपका HTTP में ही SSL TLS प्रोटोकॉल ऐड कर देंगे, देन आपका वो HTTPS हो जाएगा, जिससे आपका डेटा सिक्योर हो जाता है, सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ let have some more deeper insight into the internet. आप लोग अगर किसी का माइक ऑन है तो आप ऑफ कर लीजिए अभी, ठीक है। माइक आप ऑन तभी करिएगा जब आपको कोई क्वेरी हो, ओके। अदरवाइज नॉइज आता है, बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगा। सो किसी का भी अगर माइक ऑन हो तो प्लीज़ उसे ऑफ कर लें।
ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट है आपका, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एंड जनरली इसमें दो पार्ट होते हैं इंटरनेट में। अगर हम देखें तो एक होता है कोर पार्ट। तो कोर पार्ट में, जो इंटरनेट का जो कोर पार्ट है, उसमें जनरली जो नेटवर्क्स हैं कोर के तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं आईएसपीज। ओके, एंड देन आईएसपी जो है एक्चुअली इंटरनेट का बैकबोन हम बनाते हैं। सो दे आर द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। एंड बैकबोन के बाद एक और जो पार्ट है जो यूजर के ज़्यादा करीब है, उसे हम बोलते हैं एक्सेस नेटवर्क। सो एक्सेस नेटवर्क लाइक लैन आपका हो सकता है, होम नेटवर्क हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क हो सकता है। तो ये जो एक्सेस नेटवर्क है, इनके थ्रू यूज़र इंटरनेट एक्सेस करता है। ओके, तो जो एक्सेस नेटवर्क से आप अपनी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। ओके, तो जो आपकी जो डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट के कोर में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, दे आर, कह सकते हैं वो जो आउटसाइड बाउंड्रीज हैं वहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो इसलिए हम इन डिवाइसेस को नेट एज डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो नेटवर्क की एज पर क्या होता है, डिवाइसेस होंगे, जनरली हम उनसे होस्ट बोलते हैं, एंड वो होस्ट कुछ एप्लीकेशंस रन कर रहे होंगे। तो नेटवर्क के एज में क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशंस एंड होस्ट। ओके, सो होस्ट का मतलब है जो आप मशीन कंप्यूट जैसे ये लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा है, तो लैपटॉप आपके इंटरनेट के, ये एक्सेस नेटवर्क हो गया, वाईफाई आपको एक्सेस दे रहा है। तो ये जो नेटवर्क है ये एक्सेस नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि आप इसकी मदद से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। एंड नाउ ये जो डिवाइसेस हैं इन्हें हम होस्ट बोलते हैं या एज डिवाइसेस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है, जैसे ये एक्सेस पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं नेटवर्क एज, क्योंकि आप इसी से अपनी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। ओके, या फिर जैसे किसी जगह पे आप हो सकता है स्विच से कनेक्ट करेंगे, ये जो स्विच है आपने इससे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दी, तो ये स्विच एज का स्विच हो गया, एज है, ये नेटवर्क एज पर है। ठीक है, तो एज का मतलब हो गया एक तरीके से, अगर आप इंटरनेट को एक सी की तरह से देखें तो सी का जो किनारा होता है वो एज कहलाएगा। तो इंटरनेट को अगर आप देखें कि अगर ये एक समुद्र है, तो जो एज पार्ट है, किनारे वाला पार्ट है, वो हम एज बोलते हैं, और एज पर ही आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। ओके, सो जो डिवाइसेस हैं हम उन्हें होस्ट बोलते हैं, समटाइम्स वी विल कॉल देम नोड। ओके, सो होस्ट का मतलब हमेशा कंप्यूटर नहीं होता है, होस्ट कैन बी laptop also, it can be a workstation, it can be a server, it can be a vehicle, or any device that can be connected to the internet। एंड ये जो होस्ट हैं इनके ऊपर कई सारे एप्लीकेशन रन करते हैं। सो सम होस्ट पर क्लाइंट एप्लीकेशन रन कर रहा होगा, कई होस्ट पर सर्वर एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे, या फिर पीयर टू पीयर के जो एप्लीकेशंस हैं, क्लाइंट एप्लीकेशंस, वो रन कर रहे होंगे, पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस रन कर रहे होंगे। तो पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, नाउ एक्सेस नेटवर्क के बाद जो कंपोनेंट है वो आपका है फिजिकल मीडिया। सो फिजिकल मीडिया हम डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल मीडिया में आपका वायर्ड मीडिया जो है ना, दो तरीके का होता है फिजिकल मीडिया। फिजिकल मीडिया मतलब जो कम्युनिकेशन मीडियम है, तो आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है दो तरीके का होगा, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड मतलब जिसमें एक केबल होगी, और केबल में जो मेटेलिक केबल होगी उसके थ्रू आपके सिग्नल ट्रेवल करेंगे। समटाइम्स योर नॉन मेटेलिक केबल भी हो सकती है। तो आपके जो केबल है, केबल में केबल आपके गाइड करती है सिग्नल को कि किस तरीके से ट्रेवल करना है। ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर भी गाइडेड मीडिया में आता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में भी जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो आपके फाइबर का जो पाइप है उसको छोड़ करके बाहर नहीं जाता है। सो दैट मीन्स एक जो वायर्ड मीडियम है एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसको सिग्नल फॉलो करता है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड समटाइम्स गाइडेड मीडिया ऑल्सो। सो वायर्ड मीडियम है उनको गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। दूसरा मीडियम जिसे हम वायरलेस मीडियम बोलते हैं, या समटाइम्स वी कॉल देम अनगाइडेड मीडियम। ओके, तो अनगाइडेड मीडियम में आपके आते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आप कई तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के थ्रू होता है। देन आप अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं, वाईफाई जो एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, तो दैट इज़ ए वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये भी रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं। वाईमैक्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए रेडियो सिग्नल बेस्ड टेक्नोलॉजी। और अगर आप सैटेलाइट भी अगर इवन इस्तेमाल कर रहे हैं, दैन दैट इज़ ऑल्सो ए रेडियो वेव्स बेस्ड टेक्नोलॉजी। सो ये जो लिंक्स होंगे इन सबको हम वायरलेस कम्युनिकेशन में लिंक या अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। मीडिया या मीडियम एक ही चीज़ है।
ठीक है। सो एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। आईओटी डिवाइसेस जो यूज करेंगे, हम्म, तो सर आईओटी डिवाइसेस सर वो मतलब वो होस्ट होंगी या वो सर्वर होंगी? आ, सब होस्ट होंगे। ठीक है, आप अब वो डिपेंड करता है आप आईओटी पर क्लाइंट एप्लीकेशन रन कर रहे हैं डिवाइस पर या सर्वर एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। मैंने अभी जैसे बताया था कि होस्ट जो है वो एज डिवाइसेस हैं और ये एप्लीकेशंस रन करती हैं। नाउ एप्लीकेशन आपका जो है वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर पर हो सकता है, तो आप चाहें तो मशीन पर क्लाइंट रन करिए या सर्वर रन करिए। ओके। ओके सर। तो इट्स अप टू यू। तो वो अगर आप सर्वर के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सर्वर हो जाएगी, अगर क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लाइंट होगा। हम्म हम्म। सो अब आपका जो नेटवर्क है दूसरा पार्ट जैसे मैंने बताया, एक तो है एज पार्ट नेटवर्क का जिसमें आपके एक्सेस नेटवर्क और जो केबलिंग्स होती हैं। दूसरा पार्ट है नेटवर्क का जिसे हम कोर पार्ट बोलते हैं। कोर पार्ट में आपके क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, डेटा एक्सचेंज करना होता है। और जनरली ये जो राउटर्स हैं ये टेलीकॉम कंपनीज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपका जो इंटरनेट है उसका जो कोर पार्ट है वो टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क हैं। ओके। टेलीकॉम कंपनीज का वो ये कोर में क्यों आ गए, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज ने ही पहले से कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ था। पहले उनकी लाइन्स ज़्यादातर शुरू में एनालॉग हुआ करते थे, बाद में उन्होंने उनको अपडेट करके डिजिटल कर लिया। और चूँकि उनकी अप्रोच जो दोनों का एक्सपेंशन था वो कई बार रीजनल से लेकर के ग्लोबल तक था, तो ऑटोमेटिकली वो जो ना वो नेटवर्क्स जो ना कोर पार्ट बन गए। और वही यूजर्स को एक्चुअली इंटरनेट सर्विसेज भी देते हैं। कई बार जो आईएसपीज हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के लार्ज आईएसपीज हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। उनको टीयर्स में हम डिवाइड करते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो जो आईएसपीज हैं ये इंटरनेट में एक्चुअली कोर पार्ट बनाते हैं, और ये ही कोर पार्ट जो है इंटरनेट में डेटा एक्सचेंज ऑफर करता है। एंड यही जो ना आपस में इंटरकनेक्ट करके पूरे इंटरनेट की बैकबोन बनाते हैं अपने आप को। तो जो इंटरनेट का बैकबोन है वो एक सिंगल आईएसपी का नेटवर्क नहीं है, ऑल आईएसपी आते हैं। ओके, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं नेटवर्क के एज पार्ट में क्या क्या है। एज सिस्टम में होस्ट जिनको हम बोलते हैं, तो दे रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लाइक आप वेब एक्सेस करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका प्रोटोकॉल है, तो आप वेब क्लाइंट लाइक ब्राउजर आपका जो है ना आपका क्लाइंट एप्लीकेशन हो गया। एंड देन वेब सर्वर एक मशीन होगी जो आपका वेब पेजेस को होस्ट कर रहा होता है, और आपको मालूम है वेब सर्वर के तौर पर लाइक वेब सर्वर एप्लीकेशन रन होता है लाइक अपाचे का जो सॉफ्टवेयर है, अपाचे का वेब सर्वर आप इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ वाइडली यूज्ड। देन माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर है, तो वो सर्वर मशीन पर रन कर रहा होगा जो डेटा होस्ट करता है। इसके बाद आपके मशीन्स पर ईमेल क्लाइंट या ईमेल सर्वर्स रन कर रहे होंगे, लेकिन ये सब एंड सिस्टम्स पर रन करते हैं। जैसे अभी आप पूछ रहे हैं तो सर्वर इज ऑल्सो रनिंग एट सम एंड सिस्टम। लाइक आप देख सकते हैं ये जो मशीन्स हैं मे बी ये छोटी मशीन्स दिखाई हुई, तो ओबियसली दीज मशीन्स विल जनरली रन क्लाइंट एप्लीकेशंस। नाउ ये जो नोटेशन है ये सर्वर्स के लिए, तो सर्वर्स क्या करते हैं, ये कई जो सर्वर पार्ट होगा आपके आर्किटेक्चर का उसको रन करते हैं। लाइक अगर हम आप लीजिए ईमेल सर्वर है तो दिस विल बी रनिंग हियर, तो आपके ईमेल्स जो भी आपको ईमेल सेंड करना है दैट विल रीच टू दिस ईमेल सर्वर। एंड देन ईमेल सर्वर किसी दूसरे ईमेल सर्वर को डेटा जाना है, तो जैसे मान लीजिए ये ईमेल सर्वर जीमेल का है और आप यहाँ से एक ईमेल भेज रहे थे, और ये आपका मान लीजिए हॉटमेल सर्वर है। तो आप जब एक ईमेल भेजेंगे हॉटमेल सर्वर के आपके फ्रेंड को, तो पहले ईमेल आपके मेल सर्वर पर जाएगा। आपका मेल सर्वर कौन होगा, क्योंकि आप गूगल की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले आपका मेल सीधा जीमेल के सर्वर पर पहुंचेगा। नाउ जीमेल सर्वर क्या करेगा, यूजिंग एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो है इस सर्वर से बात करेगा हॉटमेल से। तो उसमें वो सब बहुत सारा वेरिफिकेशन भी होता है, तो उसकी स्टेप्स हैं, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर, एसएमटीपी कैसे काम करता है उसके बारे में। एंड देन बाकी अगर यहाँ पर वो वैलिड ईमेल है तो वो ईमेल आपका यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर ईमेल से आप जो ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू इस ईमेल को डाउनलोड करके अपनी मशीन से एक्सेस कर लेते हो। ओके, तो दैट मीन्स आपके क्लाइंट और सर्वर बोथ जो है ना एंड सिस्टम्स पर रन करते हैं एज पर नेटवर्क के। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के एप्लीकेशन मॉडल्स हैं। जब आप नेटवर्क एप्लीकेशंस बनाते हैं तो दो मॉडल बेस्ड बनाते हैं, एक है क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल, दूसरा है पीयर टू पीयर मॉडल। सो लेट्स टॉक अबाउट देम
in some detail. सो जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है कुछ इस तरीके से है, लेट मी एक्सप्लेन। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यू हैव ए पावरफुल मशीन, जिसे हम कई बार दैट इज रेफर्ड एज सर्वर, एंड यू विल हैव बिट लेस पावरफुल मशीन जो इंटरनेट के किसी भी कोने में किसी भी एज पर कनेक्ट हो सकती हैं, एंड सर्वर इज ऑल्सो कनेक्टेड एट सम एज, and these machines are comparatively the machines that are with less computing power in comparison to the server, और इन्हें हम बोलते हैं client machines। ओके, नाउ आपके जो यूजर के एप्लीकेशंस हैं, जनरली आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल में यू विल हैव मल्टीपल क्लाइंट्स। ओके, सो दैट मीन्स यू नीड टू डेवलप, जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पहले तो एक सर्वर एप्लीकेशन लिखना होगा। सो सर्वर एप्लीकेशन विल रन हियर। सो सर्वर एप्लीकेशन जनरली आप क्या करते हैं, अपाचे या अपाचे सर्वर या जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। हैं तो उनका सर्वर है, हाँ IaaS जो है, तो ये सर्वर होगा आपका। एंड चूंकि सर्वर का काम क्या है, कई सारे क्लाइंट्स को सर्व करना। ओके, सो क्लाइंट का सर्वर का काम क्या है, इट नीड टू सर्व ए नंबर ऑफ क्लाइंट्स। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन होगा तो आप उस एप्लीकेशन को अपने यहाँ डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर, and then you will start executing that software here। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका काम क्या होगा, इससे हम उम्मीद करेंगे कि दिस शुड रन 24/7 आवर्स। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट कभी भी आपकी सर्विस एक्सेस कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल आप कुछ बैंकिंग सर्वर आप बना रहे हैं तो आप अपना बैंकिंग एप्लीकेशन जो भी होगा वो यहाँ रखेंगे। ओके, उसमें जो भी लॉजिक है, एप्लीकेशन लॉजिक विथ डेटा स्टोरेज, सब कुछ आप यहाँ डिफाइन करेंगे एंड दैट विल रन एट हियर। एंड आपको मालूम है कि क्लाइंट जो है आपका जो कस्टमर होगा, चूंकि आप बैंक हैं तो आपका कस्टमर कभी भी मान लीजिए आपकी बैंकिंग सर्विस को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट या स्टार्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो आपके सर्वर को 24/7 आवर रन करना पड़ेगा। इसके बाद ऐसा तो नहीं कि आप एक ही बार में एक ही क्लाइंट को सर्व करना चाहेंगे, जितने भी क्लाइंट जिनका मन हो आप सबको एक साथ सर्व करना चाहेंगे। सो दैट मीन्स सर्वर शुड बी एबल टू प्रोसेस मल्टीपल क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली। तो आपको यहाँ पर जो हार्डवेयर लेना होगा, ऐसा लेना होगा कि आप असेस करेंगे कि ऑन एवरेज एक मिनट में या साइमल्टेनियसली इतने यूजर्स, आपके एन यूजर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है टोटल यूजर्स एक साथ सब आपके सर्वर को एक्सेस करेंगे, बट कुछ नंबर्स होंगे जो एन से स्मॉल होगा, इतने यूजर्स आपके आप अनुमान लगा करके रखेंगे कि इतने यूजर्स हो सकता है एक साथ कम्युनिकेट करें, है ना, एक साथ आपकी सर्विस को एक्सेस। तो उसी हिसाब से आप एक अपना सर्वर बनाएंगे सो दैट आप उतने क्लाइंट्स को सक्सेसफुली अच्छे से सर्व कर पाएँ और उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो। सो यू जस्ट क्रिएटेड पावरफुल सर्वर। अब मशीन का पावर डिपेंड करता है आपके कितना बड़ा कस्टमर्स बेस है और आपके कस्टमर्स साइमल्टेनियसली कितने ऑन एवरेज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पीक टाइम में मैक्सिमम इतने कस्टमर्स आपके आ सकते हैं। ओके, जैसे आपने देखा इंडियन रेलवे में जो है ना, अभी कई बार क्या होता है, तत्काल जब आप बुकिंग करने बैठते हैं तो क्या होता है, उनका सर्वर डाउन हो जाता है या इशू आ जाते हैं और कस्टमर्स के टिकट बुकिंग और ये सब नहीं हो पाती है स्मूथली। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उन्होंने जो सर्वर डिप्लॉय किया है वो उसके पास इतना पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है ना, कि वो इतने क्लाइंट्स जो आने वाले हैं टिकट बुकिंग के लिए, जो लोग कम्युनिकेट पर कोशिश कर रहे हैं, वो उनको सर्व करने में यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आप सर्वर का
को पावरफुल बना दीजिए। तो जनरली हम सर्वर को एक सिंगल मशीन नहीं लगे, कई सर्वर बनाने के भी कई तरीके हैं। कई बार हम एक मशीन का क्लस्टर बना लेते हैं जो एक सिंगल सर्वर की तरह बिहेव करती है, या एक सुपर कंप्यूटर लगा दीजिए। तो जितना पावरफुल आप सर्वर लगाएंगे, जितनी कैपेसिटी रिसोर्स इसके पास होंगे, उतने ही वो क्लाइंट्स को स्मूथली सर्व कर पाएगा। ओके, तो ये तो हो गई बात सर्वर की, कि सर्वर का काम क्या है कि ये आपका डेटा या जो भी है वो होस्ट कर रहा है, एंड इस डेटा को या सर्विसेज को क्लाइंट एक्सेस करते हैं। सो दैट्स वाई सर्वर शुड रन 24/7 आवर ऑन सम पावरफुल मशीन। ओके, नाउ ये जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स का काम क्या होता है, ये इस सर्वर के करस्पॉन्डिंग एक एप्लीकेशन होगा जिसे हम क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं। सो दीज क्लाइंट मशीन्स विल रन क्लाइंट एप्लीकेशन। ओके, तो जब आप एक एज ए प्रोग्रामर, जब आप एक इस क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल कोई सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको दो तरीके के एप्लीकेशन लिखना पड़ेंगे, सर्वर एप्लीकेशन एंड क्लाइंट एप्लीकेशन, है ना। सो क्लाइंट एप्लीकेशन जो है क्लाइंट मशीन्स पर रन होगा, एंड दीज क्लाइंट मशीन आर सपोज टू सेंड सम रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सो क्लाइंट मशीन का काम क्या, इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, लाइक दैट द रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू द सर्वर, एंड सर्वर का काम क्या होगा, सर्वर विल प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है। सो इट विल सेंड द रिक्वेस्ट, सर्वर विल प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट हियर आफ्टर एक्सेप्टिंग इट, एंड देन इट विल सेंड ए एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्लाइंट को वेरीफाई भी किया जाएगा कि आप जेन्युइन क्लाइंट हो या नहीं हो, फिर आप जो सर्विस मांग रहे हो वो आपको ऑथराइज की गई है कि नहीं की गई है, ऑल दैट। तो ये सब असेसमेंट होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट को इवेलुएट करके जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। ओके, सो क्लाइंट्स में जो है क्या करते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन रन करते हैं, लेकिन क्लाइंट्स जो है ना ये 24 आवर रन नहीं करते हैं। सो क्लाइंट्स क्या करते हैं, अपनी टास्क जब इनको ज़रूरत पड़ती है, दे बिकम एक्टिव, दे मेक्स ए सीक्वेंस, मेक ए नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एंड सम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू द सर्वर्स, एंड उनको रिस्पॉन्स मिलता है, देन दे विल गो, दे विल बिकम ऑफलाइन। ठीक है, तो ये हमेशा ऑनलाइन नहीं रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन होते हैं, देन ऑफलाइन हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि आपने देखा वो बैंक की सर्विस आप 24 आवर तो नहीं चलाते हैं, जब आपको कोई बैंकिंग नीड होती है आप तुरंत से उसके मतलब अपना क्लाइंट एप्लीकेशन खोलते हैं। तो क्लाइंट एप्लीकेशन जनरली आपका ब्राउजर होता है, ब्राउजर में आप URL डालते हैं, तो वो जो ब्राउजर है दैट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक योर क्लाइंट। ठीक है, आपके बेहाफ पर, तो वो क्लाइंट में बन जाता है, और फिर आपके बैंक्स के सर्वर से वो कम्युनिकेट करता है, आपका काम हो जाता है, आप मशीन को ऑफ कर देते हैं या वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं, है ना। सो दैट मीन्स यू बिकम ऑफलाइन। सो सर्वर्स का काम है 24 आवर रेडी रहना। क्लाइंट्स जो है ना कभी भी अपनी सर्विस के लिए स्टार्ट हो सकते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट के फुलफिल होने पर दे विल बिकम ऑफलाइन, और फिर कभी भी ऑनलाइन आ सकते हैं, फिर कभी भी ऑफलाइन चले जाएंगे। ओके, सो इनका काम केवल रिक्वेस्ट भेजना होता है, रिस्पॉन्स सर्वर का काम है करना। ओके, सो दिस इज द मॉडल। नाउ ये जो मॉडल है इसमें एडवांटेज क्या है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल का एडवांटेज जो है, चूँकि ये जो है एक सिंगल सर्वर पर आपकी सारी सर्विसेज रन कर रही हैं, सो इट इज़ ईजी टू डिप्लॉय द सर्विसेज, एंड चूँकि एक ही मशीन को मैनेज करना है, सो मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट इज ईजी, सो ईजी टू इम्प्लीमेंट। ये जो इस तरीके की सर्विस है या आर्किटेक्चर है, इसे आप इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं, ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। ओके, easy to deploy the services, easy to implement and maintain. So these are the two advantage. Disadvantage देखें तो वो क्या है, पहला डिसएडवांटेज है देख परफॉर्मेंस बॉटलनेक। बॉटलनेक टर्म क्यों इस्तेमाल हुई है, जो बॉटल होती है ना आपकी, देखा बॉटल पूरी चौड़ी होती है लेकिन नेक पर आकर के वो सक्रिय हो जाती है ना।
तो इसलिए टर्म इस्तेमाल की गई। परफॉर्मेंस बॉटलनेक का मतलब क्या है कि समटाइम्स क्या हो सकता है, आपके सर्वर की कैपेसिटी ऐसी नहीं होती कि एक साथ एन, आपके टोटल कस्टमर एन है। जैसे एक बैंक है, आपने बैंक का सर्वर बनाया है, तो बैंक के मान लीजिए 1 करोड़ कस्टमर हैं, तो बैंक 1 करोड़ कस्टमर को ध्यान में रख के ये मान के नहीं चलती कि 1 करोड़ कस्टमर एक साथ एक्टिव हो जाएंगे और जो है आपके सर्वर से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टिल क्या होता है कि आप ये जो रिक्वायरमेंट है इसको मैथमेटिकली असेस करते हैं, स्टैटिस्टिकली असेस करते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल मेथड लगाते हैं, है ना, कई सारे थ्योरीज हैं, उसके बेस पर आप कहते हैं कि हमें इतने क्लाइंट्स आ सकते हैं एक साथ सर्विस मांगने के लिए, तो हम इतना बड़ा सेटअप लगा लेते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो एस्टिमेट है आपका वो एस्टिमेट ही होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, एंड उसमें वेरिएशन आता रहता है। तो कई बार नंबर ऑफ़ यूजर्स जब बढ़ जाएंगे तब क्या होगा, सब के सब एक साथ एक ही जगह रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपका जो कई बार क्या होता है कि जैसे आपका जो सर्वर कनेक्टेड है, ये सर्वर है और सर्वर एक किसी लिंक से कनेक्टेड है ना, ये जो लिंक की कैपेसिटी है, तो अब पता चला जो भी रिक्वेस्ट आ रही है सर्व क्लाइंट से वो सब इस लिंक से ही जाएंगे सर्वर के पास एक ही कोर से। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, एक बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो सकता है लिंक की इसकी कैपेसिटी कम हुई तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो ये लिंक जो ना आपके टास्क को स्लो कर देगी, क्योंकि जो लिंक है ये सब लोग इसी को शेयर करेंगे। ओके, और दूसरा ये भी होगा कि सर्वर पर अचानक लोड बढ़ सकता है और सर्वर हो सकता है फेल हो जाए। ओके, वो लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। सो ये परफॉर्मेंस बॉटलनेक क्रिएट हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो है इसमें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट वन, इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है, अगर सर्वर फेल सब कुछ खत्म, आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आधे घंटे के लिए भी ईमेल सर्विस आपकी डाउन हो जाए, सर्वर डाउन हो जाएगा, तो आधे घंटे तक कोई भी पर्सन ईमेल एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो सर्वर अगर फेल तो नो क्लाइंट विल बी एबल टू डू एनीथिंग। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, और कई बार एक ही मशीन है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है फिर, so that is called single point of failure, so that is a issue। then दूसरा इशू आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, जब आप शुरू में आपके पास कस्टमर्स कम थे, फिर आपके पास कस्टमर्स बढ़ गए, है ना, तो अब क्या होगा, आप इस सर्वर को आपने एक बार जो खरीद लिया है, ऐसा तो नहीं है इसको चाहे जितना अपडेट करा लो। जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा या एक लैपटॉप खरीद लिया, तो आपने लैपटॉप में सोचा था कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 2-4 GB रैम मेरे लिए बहुत है। लेकिन कुछ समय बाद आपको रिसर्च में कहीं पर एडमिशन मिल गया और रिसर्च में पता चला आपको मैटलैब या कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन करना पड़ रहा है। अब आपका जो लैपटॉप है केवल मैक्सिमम जो ना 4 GB ही या 8 GB सपोर्ट करता था मान लीजिए, तो आपने रैम को 4 से 8 करवा लिया, लेकिन उससे चाहिए 16 GB मेमोरी, तो क्या होगा, आप उसे अपग्रेड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली सर्वर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि इनकी भी एक लिमिट होती है अपग्रेड करने की, तो एक लिमिट तक ही आप इसकी कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हो। तो अगर आपके कस्टमर्स बढ़ गए तो फिर क्या होगा, आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि एक सिंगल सर्वर है, कोई अल्टरनेट नहीं है, तो एक जगह चेंज कर कई बार हो सकता है कि आप इसे अपग्रेड करने के लिए में सक्षम ही ना हो पाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ने पर कई बार क्या होता है, आपका सर्वर एक तो स्लो हो जाता है, दूसरा फिर इसे अपग्रेड करना भी ईजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है। फिर हाँ सर, ये पूछ रहा था कि सर तो वर्चुअल क्रिएट भी तो कर सकते हैं सर? वर्चुअल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वर्चुअल और आप फिजिकल दोनों को मिक्स नहीं कर सकते ना। वर्चुअल में तो ये है कि आप वर्चुअली रखिए, किसी से क्लाउड सर्विसेज से लीजिए। जैसे ज़्यादातर केस में आप लोग सर्वर्स को क्या करते हैं, सर्वर्स की होस्टिंग लेते हैं, लोग जनरली खुद नहीं करते हैं। तो होस्टिंग्स वाले जो है ना, वो जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो उसको रेगुलरली उन्होंने अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि उसे वो आसानी से ज़रूरत पड़ने पर इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो वो क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, डेटा सेंटर्स और वो सब बड़े बना लेते हैं हम लोग, और फिर क्या करते हैं, वो उसको अपने जैसे जैसे उनके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं तो उनके पास तो अवेलेबल होता है, वो नीड के हिसाब से अलोकेशन कर देते हैं, क्योंकि उनकी तो ये उनका बिजनेस है
कि उनको मालूम है कि हमारे पास डिमांड आएगी और हमें उससे मतलब सप्लाई करना है, उसको डिमांड को फुलफ़िल करना है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन ऑलरेडी स्क्रैच से डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो आसानी से एक्सटेंड होता चला जाता है। लेकिन कई बार हम जो सर्वर और ये लोग क्लाइंट्स बनाते हैं वो नहीं कर पाते, तो इसलिए नाउअडेज अब लोग जो ना होस्टिंग खुद नहीं करते हैं, जनरली होस्टिंग जो ना आउटसोर्स कर देते हैं। तो उसमें वो लोग उनकी एक्सपर्टीज़ है आउटसोर्स कर देते हैं, दे हैव एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर देन टेक्नोलॉजी जो उनके पास है, ट्रेंड स्टाफ है, सो दे कैन मैनेज। तो नाउअडेज जनरली अब यही होता है कि लोग अपना सर्वर ना बनाते हुए, हालांकि ये सर्विसेज महंगी पड़ती हैं, अगर आपको लगता है कि हम अपना लॉन्ग टर्म तक सर्वर बनाने वाले हैं तो कई बार बेटर ये होता है कि आप अपना सर्वर रखें। फिर उसमें कई सारी रिस्क भी रहती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, अभी आपकी यूनिवर्सिटी जो है या कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये अपने सर्वर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन करती हैं अपने सर्वर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने सर्वर मेंटेन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं सर्विसेज को। लेकिन आउटसोर्स करने का क्या नुकसान होता है कि पूरा डेटा हमारा उनके पास है, तो फिर प्राइवेसी इशू आएंगे, है ना। कोई कोई मतलब अब मान लीजिए हमारा डेटा वहाँ है, तो हम जिस तरीके से उसे सिक्योरिटी देना चाहते हैं वो नियंत्रण में उनके हाथ में है। फिर बाद में कोई डिस्प्यूट होता है या वो मैलिशियस भी हो सकता है, आपको जरूर नहीं आप उस पर फुल ट्रस्ट कर पाएँ। सो कई सारे के डेटा के जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशूज अराइज होते हैं। तो इसलिए कई यूनिवर्सिटीज़ या कई कंपनीज फिर क्या करते हैं, वो अपना ही सेट करती हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर यह है कि उनके सामने ये चैलेंज आती है कि उनके सामने स्टेप जो है ना स्केलेबिलिटी वाला इशू आता है। जैसे आप मान लीजिए आप एक घर है, तो आप अपना घर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आप अपने जो घर में जितने मेंबर्स हैं या वो है उस हिसाब से बना करके चलते हैं, है ना। तो अब अचानक से आपके पास बहुत सारे लोग रहने के लिए आ जाएं, आपके गेस्ट आ जाएं, तो फिर क्या होता है, कुछ ही लिमिट तक आप टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। आपका छत का स्पेस है 10 लोगों को सुलाने का, तो आपने किराए से बेडिंग ले ली, 10 लोगों का अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन आप 100 लोग आ जाएं, फिर क्या करोगे, नहीं कर सकते। लेकिन अब इमेजिन करिए एक होटल है या लॉज है, उनके पास काफ़ी स्पेस होता है ऑलरेडी, हालांकि उनकी भी एक कैपेसिटी है, बट दे हैव मच बेटर कैपेसिटी एंड सम दे हैव कई बार फिर उनका किसी और से भी टाई अप कॉन्टेक्ट हो सकता है कि अगर उनके पास कस्टमर ज़्यादा गए तो फिर वो किसी और के पास भेज देंगे, बट अल्टीमेट वे दे विल बी एबल टू सर्व द कस्टमर्स। सो सेम थिंग ऑल्सो हैपन्स हियर। सो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर वो चीज़ें इन सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन आप अगर ना कर रहे हैं तो जनरली हम इतने एक्सपर्टीज़ के साथ सर्वर्स नहीं बनाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा, तो फिर उनके सामने स्केलेबिलिटी इशू आता है। हालांकि सॉल्यूशंस हैं उसके, आई एम नॉट सेइंग कि स्केलेबिलिटी इज अ इशू, लेकिन उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, वी विल सी दैट के क्या सॉल्यूशंस हैं। ओके, जब हम इस पर आगे इन पर और डिटेल्स में जाएंगे, देन वी विल सी दैट कि स्केलेबिलिटी को हम एक लिमिट, लेकिन वो जो सॉल्यूशंस हैं वो परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है, उनकी भी एक लिमिट है। बट दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली दैट यू हैव टू डील विथ। देन सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक। अब क्या होता है कि चूंकि आपकी एक ही मशीन है, अटैकर ने अगर इसे डाउन कर दिया देन आपकी पूरी सर्विस डाउन। ओके, अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले जीमेल डाउन हुआ था आधे घंटे के लिए, सुना था? यस सर। 1-2 दिन पहले या 2 दिन पहले समथिंग, आधे घंटे के लिए, है ना। उससे पहले कुछ समथिंग 1 साल पहले या फेसबुक भी डाउन हुआ था। तो ये सब क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर होते हैं, तो इनमें कोई टेक्निकल इशू आता है तो डाउन हो जाते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि एक सिंगल मशीन है तो उसको अटैक करके आपके सिस्टम को पूरे को बैठाया जा सकता है। तो अटैकर क्या करते हैं, एक ही मशीन है, अटैकर ने इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपका सब कुछ ठप, है ना। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक है, दैट इज ऑल्सो ए इशू कि एक ही अटैक है, यहाँ पर उसने अटैकर ने DDoS अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, वो कर दिया, देन आपका सिस्टम पूरा बैठ जाएगा और आपकी अवेलेबिलिटी जो होती है सर्विसेज की वो हैम्पर हो गई। आपके क्लाइंट्स को आपकी सर्विसेज नहीं मिलेंगे, सर्विसेज नहीं मिलेंगी तो आपकी रेपुटेशन का तो लॉस होगा ही होगा, साथ में आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा, है ना। फाइनेंस कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल लॉस ठीक है वो वेरिएबल होता है, लेकिन रेपुटेशन का लॉस बहुत मुसीबत वाला होता है। आपको याद होगा कि याद क्या होगा, आप कई बार आपने इंस्टेंसेस में सुना होगा, कोई भी कंपनी जैसे उसके ऊपर जब अटैक होता है अटैकर का और वो बताते हैं पब्लिकली, तो उनके तुरंत शेयर बाजार तेज़ी से गिरना शुरू कर जाते हैं। शेयर मार्केट में कई बार उनके करोड़ों डूब जाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में जरा से आपके शेयर्स की प्राइस गिरी तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाता है।
तो कई बार कंपनियां उनके ऊपर जो साइबर अटैक्स होते हैं ना, तो वो छुपा लेती हैं, क्योंकि साइबर अटैक होता है तो तुरंत उनकी रेपुटेशन गिरती है, और रेपुटेशन की वजह से शेयर मार्केट में उनके शेयर्स की कॉस्ट नीचे आ जाती है और उनको करोड़ों का रुपए का डूब जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा ना, जैसे शेयर मार्केट डाउन हुआ तो हम कई खबरें आती हैं, अंबानी के इतने करोड़ लॉस हो गए, इसके उतने करोड़ लॉस हो गए, फलाना ढिमका, ये सब आता है। तो शेयर्स रेपुटेशन गिरने से कई बार कंपनी के शेयर्स गिरते हैं तेज़ी से और कंपनी को करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, इस आर्किटेक्चर के साथ। ओके, नाउ एक इसका दूसरा जो आर्किटेक्चर है वो है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। नाउ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपने देखा इसमें दो तरीके के नोड्स थे, एक पावरफुल है, दूसरे लेस पावरफुल है। तो एक तरीके से यहाँ असिमेट्री है, लेकिन पीयर टू पीयर में क्या होता है, ये आपके जो नोड्स हैं वो सेम पावर के हैं, दे आर सिमेट्रिक इन नेचर। दैट मीन्स नोबडी इज बॉस, नोबडी इज सुपीरियर, कोई भी पावरफुल सर्वर नहीं है। सो ये सब नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ऑल आर कॉल्ड पीयर्स। सो ऑल हैव रनिंग सेम एप्लीकेशंस, एंड ये किसी टाइम पर क्लाइंट भी बन सकते हैं एंड सर्वर भी बन सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड पीयर्स। ठीक है, दे कैन बिहेव लाइक क्लाइंट और दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक सर्वर। सो जैसे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने टोरेंट बिट टोरेंट ये नाम सुने ना, अब लोग डाउनलोड करते हैं टोरेंट से बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर और मूवी जो ये सब मिलता है ना। सो टोरेंट एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, कोई किसी का बॉस नहीं है, एनी नोड कैन बिकम क्लाइंट, एनी नोड कैन बिकम सर्वर। सो सपोज आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, आप इस पीयर टू पीयर से जुड़ गए, आपने अपना कुछ डेटा शेयर कर दिया, एंड एवरीबडी डेडिकेटिंग समथिंग, गिविंग समथिंग, आपके नेटवर्क में जुड़ गए और एवरीबडी शेयरिंग समथिंग जो आपके पास है, किसी या हो सकता है किसी और के पास भी हो, सबके पास है। तो अब मान लीजिए आपके पास कोई मूवी है, मान लीजिए बाहुबली है, आपके पास है, आपने बाहुबली मूवी शेयर कर दी, इसके पास भी बाहुबली, इसने भी शेयर कर दी, इसके पास कोई और मूवी थी, इसने शेयर कर दी, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर था, इसने शेयर कर दिया, एंड सो ऑन। सो नाउ यू आर शेयरिंग कंटेंट्स, है ना। सो अब मान लो जो आपके किसी ये जो मशीन है, इस पर जो पर्सन बैठा है, इसको एक मान लीजिए एक कोई सॉफ्टवेयर है, लाइक मान लीजिए फाइलजिला सॉफ्टवेयर है, ये चाहिए आपको, और आपके पास वो सॉफ्टवेयर आपने शेयर कर रखा है। तो नाउ दिस मशीन विल सर्च फॉर दैट सॉफ्टवेयर। सो ये जो आर्किटेक्चर है इट विल फैसिलिटेट, या इसमें कई बार दे आर जो सॉफ्टवेयर होगा वो सपोर्ट करता है कि आप कंटेंट कैसे सर्च करेंगे। टोरेंट्स में आपने देखा होगा, टोरेंट फैसिलिटेट द सर्चिंग। सो सर्चिंग करने के बाद आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ये मशीन के पास आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप किसी भी मशीन से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि टोरेंट कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है। कई बार वो आपको मशीन नहीं बताते हैं, क्योंकि मशीन को वो हाइड करके रखते हैं। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उनके नाम आएंगे मशीन्स के, लेकिन एक्चुअल नेम नहीं होते हैं, वो एक तरीके के वर्चुअल नेम टाइप के होंगे। और फिर आपको वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपने डाउनलोड किया, यहाँ तो डाउनलोड किया करने का मतलब डाउनलोड के लिए जब आपने उस पर ऑप्शन क्लिक किया तो आपका ये जो मशीन है ये सर्वर बन गई और ये मशीन क्लाइंट बन गई, और इनके बीच में जो लिंक होगी, ऐसे मान लीजिए ऐसे लिंक है, इसके थ्रू जा रहा है तो डेटा इसके पास पहुंच के यहाँ चला गया। एंड समटाइम्स आपको जब जरूरत होती है आपने किसी दूसरी मशीन से डाउनलोड कर लिया डेटा, तो उस समय ये मशीन के पास डेटा था आपका, आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया। ओके, तो इस केस में ये जो मशीन्स हैं ये इंडिपेंडेंट मशीन्स हैं, कोई एक दूसरे से बंधी नहीं है, कि जरूर नहीं है कि आपको जो ना हमेशा ऑनलाइन रहना है, आपने इससे डेटा लिया है तो आप इसे डेटा देंगे। आपने अपना डेटा वॉलंटरली शेयर किया है तो अब आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन हो रही है चाहे ऑफलाइन रही है। तो जब आपको काम करना है तो आप ऑनलाइन आ गए, तो जब आप ऑनलाइन आ गए तो आपका डेटा कोई एक्सेस कर सकता है, जब आप ऑफलाइन गए तो आपका डेटा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, फिर वो कहीं और से उसे डेटा ले लेगा। तो इसमें डेटा की जो कॉपीज है वो मल्टीपल लोगों के पास होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से कॉपी मिल जाती है। तो इस तरीके से इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, लोग डेटा शेयरिंग कर पाते हैं, या जो भी एप्लीकेशंस बनाना है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये जो मूवी थी, आपने जो मूवी शेयर की, आपके ही अकेले के पास नहीं थी, कई नोट्स के पास हो सकती है। तो अब आप बाहुबली मूवी सर्च कर रहे हैं तो अगर ये मशीन ऑफ चली जाती है तो यहाँ से मिल जाएगा, ये भी ऑफ चली जाती तो हो सकता है इसके पास हो। ठीक है, तो एक तो छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे मशीन्स पर
कई सारी इस नेटवर्क में या जो इस टाइप का जो आर्किटेक्चर है उसमें कई सारी मशीन्स जो ना हो सकती हैं, और आपका सेम डेटा मल्टीपल मशीन्स पर है, तो आप किसी भी मशीन से जो उस समय एक्टिव है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, अगर सब ऑफलाइन है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कम होगा क्योंकि नेटवर्क का साइज बड़ा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं डेटा मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। और इसे हम पीयर क्यों बोल रहे हैं? पीयर का मतलब होता है इक्वल, तो यहाँ पर सारी मशीन्स का डिस्टेंस इक्वल है। हाँ तो सपोज कि हम जिस मशीन से डाउनलोड कर रहे हैं हाँ सॉफ्टवेयर हाँ हाँ को, और वो मशीन हमारे डाउनलोडिंग के बीच में अगर शट डाउन हो जाए तो हाँ, तो वो उसका इंटरप्ट हो जाएगा, फिर आप कहीं से डाउनलोड, दूसरी जगह से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा उस सर्विस। समय वो इंटरप्ट हो जाएगा फिर। हाँ, सर्विस इंटरप्ट हो जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका चल रहा है तो आप मशीन, हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर आपको मशीन ऑफ करने से रोक दे। सो टोरेंट, बिट टोरेंट, ये सब सॉफ्टवेयर का काम है, इन सॉफ्टवेयर का काम है ये सब चीज़ें देखना कि जब कोई डाउनलोड कर रहा है तो आपको डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ही मशीन ऑफ करने दें, या फिर नहीं, आपकी इच्छा है आप कभी भी ऑफ करें, तो उसका पर्सन का कम्युनिकेशन रुक जाएगा। तो ये तो सॉफ्टवेयर का जो बनाने वाला है उसे डिसीजन लेना है, ठीक है। मैं केवल आर्किटेक्चर लेवल की बात कर रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर बनाने के वाले के ऊपर है कि ये फैसिलिटी रखना है नहीं रखना है। तो इसमें इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि अगर आप मशीन बीच में बंद करने का परमिशन दे रहे हो तो ये जो ना अपना काम कर रहा था इसका काम रुक जाएगा। तो ये इसके लिए एक मतलब निराशा वाली बात हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जब डाउनलोडिंग मैंने इससे स्टार्ट कर लिए तो ये मशीन अपनी ऑफ नहीं कर सकता, तो फिर एक तरीके से ये जो ना मुसीबत में भी आ जाएगा, या इसको ये सर्विस अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो एप्लीकेशन बनाने वाला है, पीयर टू पीयर एप्लीकेशन बनाना, वो क्या इंप्लीमेंट करना चाहता है, वो कस्टमर को क्या फैसिलिटी देना चाहता है। तो ओबियसली, और आप वही चीज़ इंप्लीमेंट करोगे जिससे जो कस्टमर को पसंद हो। हाँ, तो मैं से मानूंगा कि मेरे हिसाब से जो ना, अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं इस मशीन को अपनी मर्जी से ऑफ करने की परमिशन दूंगा, है ना। चाहे कम्युनिकेशन बाधित हो जाए, हो जाने दीजिए। या मैं ऐसा इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, जब ये इससे डाउनलोड कर रहा था तो ये मशीन ऑफ हो गई तो मैं तुरंत किसी दूसरी मशीन से अपने आप डेटा एक्सेस करना शुरू करवा दूंगा, और जो ना इसको पता ही नहीं चलेगा, सीमलेस बना दूंगा। तो दैट कैन बी ऑल्सो डन। सो ये दिस इज द मैटर ऑफ डिजाइन चॉइस कि आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, लॉजिक में क्या लेना है। कई तरीके के तरीके हैं, व्हाट यू वांट टू हैव दैट इज अप टू यू। ओके, सो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में लेट मी समराइज इट। सो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का जो एडवांटेज है वो क्या है कि सबसे पहले ये जो है ना रिलायबल है। सर और मैनेज इट सेल्फ का करना, तो खुद मैनेज करते हैं। हाँ, सेल्फ मैनेजेबल है, सेल्फ मैनेजेबल है, इसका मैनेजमेंट आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो रिलायबल क्यों है? क्योंकि ये नेटवर्क में अगर मान लीजिए ये दो मशीन डाउन हो जाए, अटैकर इनको हमला करके डाउन कर दे, इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो तब भी आपका नेटवर्क काम करता रहेगा। ओके, सो रिलायबल है, स्केलेबल है, कितनी भी मशीन सेट हो जाए, आपके पास बहुत सारे सर्वर हैं, कोई इशू नहीं है, कितने भी क्लाइंट बढ़ जाएं, कितने भी सर्वर बढ़ सकते हैं। सो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स हैं, सो देयर इज नो इशू। सो रिलायबल है, स्केलेबल है, देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ये मल्टीपल सर्वर्स हैं, सो नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नो सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक, ठीक है। नो परफॉर्मेंस बोटलनेक, एक ही मशीन नहीं है। सो ये तो सब एडवांटेज हो गए। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज, माइनस पॉइंट्स। कोई आप में से फिगर आउट कर सकता है क्या क्या डिसएडवांटेज है? सर कनेक्शन स्पीड स्लो होंगे ना, वो तो आपके उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग क्लाइंट्स के। ओबियसली कनेक्शन स्पीड तो वो क्लाइंट की भी यहाँ भी हो सकती है ना। जब आप एक सर्व क्लाइंट हैं, तो आप जब एक्सेस कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क स्लो है, तो आपका भी काम स्लो ही होगा। सो वो तो दोनों जगह है, ओके ना। सो देखिए, इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि हाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में
मतलब खुद स्टोर करके कंटेन करके। नहीं, सिक्योरिटी में भी इसमें कोई इशू नहीं है। जो सिक्योर सर कैसे सिक्योरिटी बैकअप में इशू है? डेटा बैकअप। देखिए, यहाँ पे जो इशू है वो मैं बताता हूँ क्या है। सर जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं और उसमें हमारा डेटा सेव है, ठीक है, और फिर वो बाद में डेड हो जाता है बाद में, और अब हम चाहते हैं कि किसी और सिस्टम से उस डेटा को ले लिया जाए, तो वो तो उसमें बैकअप तो होगा नहीं, तो ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया ना। नहीं, इस केस में क्या है, वो जो देखिए मैंने शेयरिंग का तो एग्जांपल दिया था। ये आपके पास मान लीजिए आपने पीयर टू पीयर सिस्टम बनाया है, तो आपका डेटा एक ही जगह नहीं है, रेप्लिका है, मल्टीपल कॉपीज हैं। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें स्टोरेज वेस्टेज हो रहा है कि कोई एक ही डेटा आइटम की मल्टीपल कॉपीज होंगी, ठीक है। लेकिन वो स्टोरेज वेस्टेज आपका इशू नहीं है, क्योंकि ये स्टोरेज है, ये किसी और की स्टोरेज है, ये किसी और की स्टोरेज है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। ओके, सो वो तो रिप्लिकेशन है, ओबियसली स्टोरेज वेस्टेज आप कह सकते हैं। एक इसमें देखिए, एक जो इंडिविजुअल क्लाइंट है इसका नुकसान देखिए। आप जब कुछ शेयर कर रहे हैं, एक मिनट मुझे बोल लीजिए, जब आप कुछ शेयर कर रहे हैं तो जब आपके यहाँ से डेटा डाउनलोड हो रहा है तो बैंडविड्थ का चार्ज आपको लग रहा है, ठीक है। और आपने अपना स्टोरेज स्पेस भी डेडिकेट किया। जैसे आप अगर मान लीजिए इसमें जुड़ रहे हैं टोरेंट में, तो आप कुछ शेयर करते हैं ना, तो आपसे कोई डाउनलोड करेगा तो आपकी जो टेलीकॉम कंपनीज है आपको डाउनलोडिंग, आपके यहाँ से जो डेटा डाउनलोड हो रहा है उसका भी चार्ज लेती है। क्लाइंट सर्वर में क्या है कि जनरली हम डेटा बहुत कम डाउनलोड करते हैं, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसमें जो बैंडविड्थ का चार्ज है वो आपको नहीं लगता है जनरली। लेकिन इसमें आप बहुत सारा डेटा शेयर कर रहे हैं, और जनरली इसमें जो डेटा शेयरिंग होती है वो मल्टीमीडिया शेयरिंग होती है। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्टोरेज को शेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, तो एक तरीके से ये आपके लिए नुकसान है। जैसे क्लाइंट सर्वर में आप अपनी कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, तो यहाँ पे आप स्टोरेज शेयर कर रहे हैं अपनी, आपकी बैंडविड्थ भी कुछ खर्च हो रही है, तो वो भी आप शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप जब किसी को डेटा दे रहे हैं तब आपका काम फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका काम फुलफिल हो रहा है। जैसे आपने एक मूवी जो ना इसको शेयर की, तो ओबियसली आपके यहाँ से डेटा जा रहा है, तो आपकी जो कंपनी होगी आपको चार्ज करेगी ना डाउनलोडिंग के, जो ट्रैफिक में मूवी डाउनलोड हुई, तो मूवी का जो भी वैल्यू होगी, मतलब साइज होगा, उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करेगी टेलीकॉम कंपनीज, है ना। तो आप अपनी मूवी को शेयर करने का नुकसान क्या हुआ कि आपको बैंडविड्थ के चार्ज लगेगा, है। सिमिलरली आप अपनी स्टोरेज किसी और के लिए शेयर करके रख रहे हैं, सो दैट, क्योंकि मूवी आप अपने लिए नहीं रखे हुए हैं, बाकी लोगों के लिए रखे हुए हैं, तो आप अपनी स्टोरेज डेडिकेट कर रहे हैं फॉर समवन एल्स, एंड ऑल्सो एक्सपेंड, और आप अपनी बैंडविड्थ भी खर्च कर रहे हैं किसी और के लिए। तो ये तो हो गया रिसोर्स आप किसी के लिए खर्च कर रहे हैं, सो दैट इज़ वन इशू जो किसी क्लाइंट के लिए हो सकता है। जरूर नहीं है, कुछ लोग दयालु हो तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहेगा अरे ठीक है कोई नहीं सर, कोई बात नहीं है, ये कोई वो नुकसान वाली बात नहीं है, हम तो जानबूझ कर शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग इज अ गुड थिंग, एंड दैट इज़ वन थिंग। नाउ एक दूसरा जो इशू है इसमें, जो यूजर्स के पर्सपेक्टिव में नहीं है, दूसरा जो इशू है वो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि ये जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है इसको गवर्न करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये किसी एजेंसी के हाथ में नहीं है, इसमें सारी डिवाइसेस इंडिपेंडेंट हैं। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज डिफिकल्ट टू गवर्न एंड रेगुलेट। ओके सर एक पॉइंट, सर जैसे कि मैंने किसी भी कंप्यूटर को जिसकी आइडेंटिटी मुझे पता नहीं, उसको मैंने सर्वर बना दिया डाउनलोड करने के लिए कोई फाइल, तो सर वो चाहे तो अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है ना मेरे डिवाइस में से? नहीं, आप जितना शेयर करते हैं वही बाहर अवेलेबल रहेगा, आपकी और मशीन में कोई इंट्रूजन नहीं हो सकता। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल वीकनेस है, जो सॉफ्टवेयर पीयर टू पीयर के लिए जो बनाया है उसमें सॉफ्टवेयर में वीकनेस है तो हो सकता है, ये आर्किटेक्चर की वीकनेस नहीं है, ठीक है ना। आपकी मशीन में कोई इंट्रूड कर रहा है तो वो आपकी जो सॉफ्टवेयर जो पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर है उसमें बनाने में डिजाइन कोई फ्लॉ हो गया तो वो अलग बात है, वो तो क्लाइंट सर्वर में भी फ्लॉ हो सकता है, और सर्वर अटैक भी इसलिए होते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर के डिजाइन में कोई फॉल्ट आ गया तो वो हो जाता है। तो इसमें जो मेन इशू है यहाँ वो है
कि आप इसे गवर्न नहीं कर सकते। जो इंटरनेट जो है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, इसमें कोई भी एजेंसी नहीं चला रही है इसको, है ना। ये सब नोड इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट हो तो अब कौन क्या कर रहा है, आप कॉपीराइटेड मटेरियल शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये क्लोज्ड नेटवर्क हो जाता है एक तरीके से। और फिर इसको जो ना आप गवर्न कोई भी एजेंसी रेगुलेट नहीं कर पाती है। तो कई बार जो ना, जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कॉपीराइटेड वायलेशन वाले जो मटेरियल्स हैं वो टोरेंट के थ्रू मतलब शेयर करते हैं लोग। जैसे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसकी की भी है, मैंने सॉफ्टवेयर और की इलीगली आपने बाकी के लोगों को बांट दिया, तो मेरी आइडेंटिटी इसमें छुपी हुई है, नेटवर्क है, तो कोई आसानी से इसमें ट्रैक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्लोज नेटवर्क है। आपको इसमें नोड के तौर पर ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसकी चीज़ों को समझ सकते हैं, कौन क्या दे रहा है, ऑल दैट, है ना। और फिर नोड ऑफलाइन रहते हैं, सबकी आइडेंटिटी हिडन है, क्योंकि सिक्योरिटी प्राइवेसी अगर इम्प्लीमेंटेड है तो देन इस नेटवर्क को गवर्न करना, कौन क्या कर रहा है आप नहीं रोक सकते, सब इंडिपेंडेंट है। क्लाइंट सर्वर में आप, चूंकि सर्वर आपके हाथ में था, आप सर्वर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी लगा करके आसानी से क्लाइंट्स को गवर्न कर सकते हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ सारे नोड इंडिपेंडेंट हैं, है ना। सो इस तरीके के नेटवर्क आपने देखा होगा कि अगर आप इंटरनेट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, देन यू विल बी फाइंड दैट कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर जो ट्रैफिक है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के कारण ही है, मल्टीमीडिया। और इस पर जो ट्रैफिक होता है वो ज़्यादातर मल्टीमीडिया ट्रैफिक होता है। ज़्यादातर लोग मूवीज, ऑडियो, वीडियोज और ये सब शेयर करते हैं, और सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, और ज़्यादातर ऐसे जो मटेरियल्स हैं सब के सब क्या होते हैं, कॉपीराइट लॉ को वायलेट करने वाले मटेरियल्स होते हैं, है ना, जो किसी ना किसी कंट्रीज़ के लॉ वायलेट कर रहे होंगे। तो आपको कई बार आपको अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर चाहिए, टोरेंट पर जाइए, विद की मिल जाएंगे या विद क्रैक मिल जाएंगे। मूवी चाहिए, मूवीज़ मिल जाएंगे, जो कि मतलब मूवीज़ हैं तो कॉपीराइट में आती हैं ये सब चीज़ें, है ना। कॉपीराइटेड मटेरियल, पायरेटेड, आप कह सकते हैं सीधे पायरेटेड कंटेंट्स जो है ना आपको यहाँ शेयर होते हैं लोग, और ज़्यादातर कंटेंट जो है ना वो मल्टीमीडिया या हैवी सॉफ्टवेयर कंटेंट शेयर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट का ट्रैफिक है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क की वजह से जाता है। जो ज़्यादा बैंडविड्थ जो कंज्यूम होती है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क की वजह से ही कंज्यूम होती है। ओके, तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है, और गवर्नमेंट्स चाहें तो कई बार इनको रेगुलेट भी नहीं कर पाती हैं चाहते हुए भी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक आदमी के हाथ में मैनेज होता तो गवर्नमेंट का आसान काम था, वो उस कंपनी को पकड़ते और उसको नोटिस थमा देते, या ये कहते ये ऐसा करिए तो वो कर लेता। जैसे फेसबुक को कुछ गड़बड़ करती है, तुरंत सरकार जो ना फेसबुक को बुला लेती है, सीई को। अब इसमें किसको बुलाएंगे, है ना, इसमें किसको बुलाएंगे। तो वही होता है, एक सिंगल कोई क्राइम में 2-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन एक पूरी की पूरी भीड़ इन्वॉल्व हो तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो फिर वो कौन क्या करके गया नोबडी नोज, है ना। तो वही वाली इशू आता है इसमें भी। तो ये एक इसके साथ इशू है। ओके, सो ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर से काम करता है क्या? हाँ, ब्लॉकचेन इसी मॉडल पे है, पीयर टू पीयर में, इसी मॉडल पे है। वो ब्लॉकचेन अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, और पीयर टू पीयर का एक तरीके से काइंड ऑफ पीयर टू पीयर है, इसी का ये आर्किटेक्चर है। ध्यान रखना, पीयर टू पीयर को इस आर्किटेक्चर पर एप्लीकेशन आप बना सकते हो। तो कई सारे एप्लीकेशन हैं, टोरेंट है, GNU टेला है, और भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स हैं। तो ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर वाले एप्लीकेशन हैं। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। ओके, तो चलिए आज यही क्लोज करते हैं। हाँ, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन भी पीयर टू पीयर पे काम करता है क्या? विंडोज का डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, विंडोज़ का किस तरीके का डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन? विंडोज अपडेट होता है या टेस्ट या विंडोज का कुछ भी आता है अपडेट वगैरह, तो पे काम करता है। नहीं, ये तो किसी ना किसी सर्वर से आते हैं अपडेट्स। विंडोज़ के सर्वर माइक्रोसॉफ्ट से आएंगे आपके, आप कहीं से थोड़ी डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के अपडेट। तो ये अपडेट क्यों जाता है, अपलोड क्यों जाता है इधर से? क्या? अगर आप विंडोज़ का वो ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज ऑन करते हैं तो आप अपलोड भी जाता है। तो वो तो आप सर्वर पे अपलोड करने के वो आप फैसिलिटी दे सकते हैं। जनरली जो सर्वर पे ट्रैफिक होता है वो असिमेट्रिक होता है। सर्वर ज़्यादा डेटा आपको देता है, क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट भेजता है।
लेकिन देर आर सम मॉडिफिकेशंस हैं कि उसमें आप क्लाइंट से भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर वो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो ना क्या करते हैं, रेप्लिका सर्वर्स बना लेते हैं, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। या रेप्लिका सर्वर या आप बना लेते हैं, जिसको अल्टरनेट सर्वर भी बोलते हैं। तो कई एजेंसीज क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, क्लाइंट सर्वर के डिसएडवांटेज हैं बहुत सारे। तो अब एक जगह मान लीजिए एक सर्वर मशीन है, सारा डेटा उसी पर था, और वही जो ना बैठ गई, मशीन ख़राब हो गई, डिस्क ख़राब हो गई, कुछ हो गया, या एक ही जगह पर था वो, वहाँ आग लग गई, तो पूरा डेटा आपका चला जाएगा। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले पंजाब नेशनल बैंक का जो क्या कहते हैं हेड ऑफिस था दिल्ली में, आई एम नॉट नोइंग द एड्रेस कहाँ है, वो पूरा वहाँ पे आग लग गई थी, फायर लग गई थी। तो तब भी देखिए उनका कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ। नहीं तो पता चला बहुत सारे लोगों ने पीएनबी से लोन लिया होता, सब बच जाते, जिन लोगों ने लोन लिया होता, और जिन लोगों ने पैसा जमा किया होता उनका नुकसान हो जाता है। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, एक जगह पर वो जो सर्वर है सिंगल सर्वर नहीं रखते हैं, दे मेक अल्टरनेट सर्वर्स ऑल्सो। तो वो सर्वर्स रेप्लिका सर्वर्स उनको बोलते हैं। तो वो उनकी लोकेशंस अलग होती हैं, तो वो इसलिए रखते हैं कि डेटा की सेफ्टी के लिए। जनरली वो रिलायबिलिटी के लिए एक ही जगह पर बैकअप भी रखते हैं, लेकिन वो बैकअप को रिमोट लोकेशन पर भी रखते हैं, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। तो वो डेटा को मल्टीपल जगह पर रखते हैं, और कई बार हम क्लाइंट्स को लोकली सर्व करने के लिए रेप्लिका या कैश सर्वर भी डिप्लॉय कर देते हैं, तो वहीं से फिर आपका डेटा डाउनलोड हो जाता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम HTTP और ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ओके। Okay then, so let me take the attendance and then we will close.